हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम वाइगोट्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे। वाइगोट्स्की ने मुख्य रूप से सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया, जिसे साइको कल्चर थ्योरी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस थ्योरी में उन्होंने क्या-क्या बताया है। पहले हम वाइगोट्स्की का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। वाइगोट्स्की का पूरा नाम लेव सिमनोविच वाइगोट्स्की था। वाइगोट्स्की का जन्म सन 1896 में ओरसा, रूसी साम्राज्य, वर्तमान में बेलारूस में हुआ था। मात्र 37 वर्ष की आयु में सन 1934 में उनकी मृत्यु हो गई। अपने छोटे से कैरियर में वाइगोट्स्की ने विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सराहनीय काम किया। क्या काम किया हम वह देखते हैं। वाइगोट्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य करते हुए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत साइको कल्चरल थ्योरी दिया। वाइगोट्स्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज, संस्कृति और भाषा के महत्व पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। यानी उनका कहना यह है कि बच्चे का जो विकास है वह समाज के द्वारा होता है, संस्कृति के द्वारा होता है, और जो वह मातृभाषा सीखते हैं उसके द्वारा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। और क्या बोला उन्होंने हम देखेंगे। वाइगोट्स्की एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने 17 साल की उम्र में पीएचडी कर ली थी। यह कितनी बड़ी बात है कि हम लोग 17 साल में केवल अपनी 12वीं पास कर पाते हैं, और उन्होंने 17 वर्ष की आयु में पीएचडी कर ली थी। यानी वह कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और रूस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। शीत युद्ध के कारण वाइगोट्स्की के कार्यों और उनके विचारों को महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि वह रूस से थे। बाद में जब दुनिया ने वाइगोट्स्की के वर्क यानी काम को देखा, तब उनके कार्यों को बहुत सराहा गया। देखिए, जब युद्ध हो रहा था, कोल्ड वार चल रहा था, तब सभी देश युद्ध में बिजी थे। तो इसी कारण उनने जो सिद्धांत दिए थे उस पर किसी ने जोर नहीं दिया। लेकिन जब कोल्ड वार खत्म हुई, तब उनने जो सिद्धांत दिया था उस पर सभी का ध्यान गया। वाइगोट्स्की एक संरचनावादी, निर्माणवादी मनोवैज्ञानिक थे। निर्माणवाद की संकल्पना ही दो मूल सिद्धांतों से आती है, जिनमें से एक सिद्धांत पियाजे का संज्ञानात्मक निर्माणवाद और एक सिद्धांत है वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद का सिद्धांत है। अब देखिए, अधिगम के सोपान क्या है, यानी स्टेप्स ऑफ लर्निंग क्या है। अधिगम के सोपान, स्टेप्स ऑफ लर्निंग। वाइगोट्स्की ने अधिगम को एक द्विपदीय यानी 2 स्टेप प्रक्रिया बताते हैं। तो यह 2 प्रक्रिया क्या है, देखिए 2 स्टेप क्या है। पहला है अंतर्वैयक्तिक अधिगम यानी इंटरपर्सनल लर्निंग। यह समाज में होगा, यानी विद इन अ सोसाइटी में होगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान का अर्जन होगा। और क्या, देखिए, जब हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बालक को अधिगम के अवसर देते हैं, तो बालक इन अवसरों के साथ अंतःक्रिया करते हुए ज्ञान का और सूचनाओं का अर्जन करता है। देखिए, जब बालक समाज में आएंगे, जब समाज में जो संस्कृति चल रही है, जब उनसे अंतःक्रिया करेंगे, तो क्या होगा, उनके ज्ञान का निर्माण होगा और सूचनाओं का वह अर्जन करेंगे। इसे वाइगोट्स्की ने अंतर्वैयक्तिक अधिगम कहा है। ठीक है। अब देखिए, सामाजिक संदर्भ यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट किसी भी तरह के अधिगम का आधार यानी बेसिक लर्निंग है। और भाषा, यह तीनों हमें अंतर्वैयक्तिक अधिगम में दिखते हैं। देखिए, जब आप सामाजिक संदर्भ में जब आप कोई अधिगम करेंगे, तो जब आप समाज से क्रिया करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अधिगम करेंगे, लर्निंग करेंगे। और लर्निंग आप किसके द्वारा करेंगे, भाषा के द्वारा करेंगे। जब आपको भाषा आएगी और जब आप भाषा को समझेंगे, तभी तो आप अधिगम कर पाएंगे। अब दूसरा क्या है, अंतर्वैयक्तिक अधिगम, इंट्रापर्सनल लर्निंग। यह बालक के अंदर होता है। और देखिए, स्वयं में अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन विद सेल्फ, यानी स्वयं से आप क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। इस अधिगम में बालक अंतःवैयक्तिक अधिगम इंटरपर्सनल लर्निंग से प्राप्त ज्ञान या सूचनाओं की अपने साथ अंतःक्रिया करता है। यानी उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है
उसे जो सूचना प्राप्त होती है उससे वह क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। उसके पास पहले से कुछ विचार यानी थॉट्स, अनुभव यानी एक्सपीरियंस और संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए, बच्चा जब अंतःक्रिया करेंगे तो उसके कुछ विचार होंगे, उनकी कुछ थिंकिंग होगी, उसके कुछ अनुभव भी होंगे, नहीं कुछ अच्छे अनुभव होंगे, कुछ बुरे अनुभव होंगे, साथ ही उनके कॉन्सेप्ट भी होंगे कि यह इस तरीके से काम करता है, यह उस तरीके से काम करता है, जिनके साथ वह नए ज्ञान और सूचनाओं की अंतःक्रिया करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। जब वह नया ज्ञान लेगा तो क्या होगा, उसने जो पुराना ज्ञान लिया था उसके आधार पर वह नए ज्ञान से क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा और अपने ज्ञान का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और देखिए क्या है, संज्ञानात्मक विकास या चिंतन का आधार अंतः व्यक्तिक अधिगम यानी इंट्रापर्सनल लर्निंग है। इसी तरह अंतः व्यक्तिक अधिगम इंट्रापर्सनल लर्निंग को छोटे बच्चे बोल बोल कर करते हैं। ऐसे वाइगोट्स्की ने निजी भाषण कहा। देखिए, जब बच्चे स्वयं कुछ बोल बोल कर करते हैं तो उसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। प्राइवेट स्पीच कौन करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। आप देखते होंगे जो बच्चे 2 साल के होते हैं या 1.5 साल के होते हैं, वह खुद बोल बोल कर कुछ कार्य करते रहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आप इस आर्टिकल को पढ़ते हुए सूचनाओं को अर्जित कर रहे हैं। यहाँ पर आप अंतर्व्यक्तिक अधिगम यानी इंटरपर्सनल लर्निंग कर रहे हैं। साथ ही आप इन सूचनाओं की अपने पूर्व ज्ञान और अपने पूर्व के विचारों के साथ अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान का निर्माण करते जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास जो पूर्व ज्ञान है उसे नवीन ज्ञान के साथ आप क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और नवीन ज्ञान को आप प्राप्त करते हैं। यहाँ आप अतः अंतः व्यक्तिक अधिगम इंट्रापर्सनल लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, बाद में जब कोई आपसे इस सिद्धांत के बारे में पूछेगा तो आप हूबहू यही सूचनाएं नहीं देंगे। आपने इस आर्टिकल को पढ़ते हुए जो ज्ञान का निर्माण किया है उसे अपने शब्दों में बता रहे होंगे। यानी किसी भी चीज को सीखते हुए हम अधिगम की इन दोनों प्रकारों का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल, यानी आप दोनों तरीके से क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। और जब अधिगम करते हैं तो आपने जो सूचनाओं को प्राप्त किया है और जो सूचनाओं को आपने समझा है उसके बेस पर आप क्या करते हैं, ज्ञान को बतलाते हैं किसी दूसरे के सामने। अब देखिए, वाइगोट्स्की कहते हैं कि हमें समाज से भाषा के द्वारा चीजें मिलती हैं, फिर हम उन पर अपना चिंतन करते हुए ज्ञान का निर्माण करते हैं और इस निर्मित ज्ञान को अपनी भाषा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जब आप समाज में अंतःक्रिया करेंगे तो समाज में आप अंतःक्रिया कैसे करेंगे, भाषा के द्वारा करेंगे। और जब भाषा के द्वारा क्या करेंगे, आप एक दूसरे की बातों को क्या करेंगे, एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। आप जो सोच रहे हैं उस सोच को दूसरे तक पहुंचाएंगे और वह भी व्यक्ति अपनी सोच को आप तक पहुंचाएगा। यानी आप ज्ञान का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं और अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं और फिर उससे क्या करेंगे, आपकी भाषा प्रदर्शित होगी और ज्ञान प्रदर्शित होगा। अब देखिए, और अधिगम और विकास की रूपरेखा क्या होती है। अधिगम एवं विकास की रूपरेखा, पहला पॉइंट, बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, इसलिए शिक्षक को जबरदस्ती अपना ज्ञान बालक के ऊपर थोपना नहीं है। यानी बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं अपने अनुभव के द्वारा। इसलिए उनके ऊपर जब आप टीचर हैं तो ज्ञान थोपिए नहीं कि यह केवल इसी से होगा। किसी चीज को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो आप उन्हें बता भी सकते हैं और बच्चे अनुभव भी कर सकते हैं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अधिगम के बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराने हैं जिससे बालक में अंतर व्यक्तिक अधिगम इंटरपर्सनल लर्निंग के द्वारा सूचनाओं का अर्जन कर सके। अतः व्यक्तिक अधिगम इंट्रापर्सनल लर्निंग के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। यानी वह इंटरपर्सनल लर्निंग के द्वारा और इंट्रापर्सनल लर्निंग के द्वारा क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी उनकी सोच डेवलप होती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अधिगम विकास से पहले होता है। ठीक है, यानी लर्निंग जो होती है वह डेवलपमेंट से पहले होगी। देखिए, यहाँ वाइगोट्स्की पियाजे के विपरीत हो जाते हैं। पियाजे का कहना है कि अधिगम हमेशा विकास के
उपरांत होता है। देखिए जो अधिगम होगा वह विकास के बाद होगा, यह कौन कहते हैं, पियाजे कहते हैं। लेकिन वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, अधिगम पहले होगा विकास बाद में होगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, अधिगम और विकास को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। यानी जो आपका अधिगम और विकास होगा वह सामाजिक सामाजिक तौर तरीके से होगा, और समाज में जो संस्कृति फॉलो की जाती है उसके द्वारा आपका अधिगम होगा और विकास होगा। और देखिए, क्योंकि सब कुछ अंतर्व्यक्तिक अधिगम इंटरपर्सनल लर्निंग से शुरू होता है और अंतर्व्यक्तिक अधिगम समाज और संस्कृति में ही होता है। जब बालक समाज में सामूहिक गतिविधियां करता है जहां सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ गायब होंगे, वह अधिगम भी नहीं होगा। देखिए, जो बच्चे होते हैं जिस समाज में वह रहते हैं उस समाज के लोगों से अंतःक्रिया करते हैं, उस समाज में जो संस्कृति फॉलो की जा रही है उस संस्कृति को फॉलो करते हैं और उससे अंतःक्रिया करके लोगों के साथ सामूहिक गतिविधियां करके अपना विकास करते हैं। लेकिन यदि समाज से संस्कृति को गायब कर दिया जाए, नियम और कानून को गायब कर दिया जाए, तो बच्चे का अधिगम नहीं होगा। यह बात आप याद रखिएगा। इसलिए शिक्षा को दैनिक जीवन से जोड़ने, सामूहिक गतिविधियों की बात की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए, उनको इस प्रकार का ज्ञान देना चाहिए जो उनके व्यवहार के जीवन में उपलब्ध हो और वह अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकें और उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सके। अब देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, शिक्षण अधिगम प्रतिमान, टीचिंग लर्निंग मॉडल्स क्या है। देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, जो भाषा होती है अधिगम और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है, क्योंकि बालक अंतर्व्यक्तिक अधिगम इंटरपर्सनल लर्निंग में सूचनाएं प्राप्त करेगा। भाषा के माध्यम से अंतःव्यक्तिक अधिगम इंट्रापर्सनल लर्निंग में इन सूचनाओं पर चिंतन करेगा। भाषा के माध्यम से, यानी सब कुछ भाषा के माध्यम से ही हो रहा है। देखिए, बच्चा जितना भाषा में परिष्कृत होगा उसका अधिगम उतना ही ज्यादा होगा। देखिए, बच्चा भाषा का जितना बेहतर इस्तेमाल करेगा उसके ज्ञान का अर्जन उतना ही तेजी से होगा और वह सूचनाओं का आदान प्रदान भी उतना तेजी से कर पाएगा। अब देखिए, अगला पॉइंट क्या है, शिक्षण अधिगम प्रतिमान टीचिंग लर्निंग मॉडल्स क्या है। इसमें क्या है, सामूहिक गतिविधियां, ग्रुप एक्टिविटी। देखिए क्या है, सभी प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समूह क्रियाविधियों में क्रियान्वित होनी चाहिए। यानी बच्चों को ग्रुप में एक्टिविटी करानी चाहिए और ग्रुप के माध्यम से उनका क्या कराना चाहिए, भाषा का अर्जन कराना चाहिए और अधिगम कराना चाहिए। क्योंकि सामूहिक क्रियाविधि हमें तीन चीजें देती हैं। दो तीन चीजें क्या देती हैं, अंतर व्यक्तिक अर्जन के अवसर देती है, अंतः व्यक्तिक ज्ञान निर्माण के स्थान, समूह में बालक की भूमिका और दायित्व अंतः व्यक्तिक अधिगम प्रदान करेगा। देखिए, जो अंतः व्यक्तिक अधिगम होता है, जब बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में स्टडी करते हैं तो क्या होता है, बालक समूह में रहकर ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, वह ज्ञान का और अपनी भूमिका निभाते हैं और उनको जो दायित्व दिए जाते हैं वह दायित्व को क्या करते हैं, उनका फॉलो करते हैं और उसके द्वारा अधिगम करते हैं। और देखिए, सामाजिकरण प्रमुखता में होता है, बच्चे सहकार यानी कोऑपरेशन, जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूर्ण अनुभूति एम्पैथी, सहयोग यानी कोलैबोरेशन आदि से सीखते हैं। यानी बच्चे क्या करते हैं, कोऑपरेशन के द्वारा, जिम्मेदारियों के द्वारा, एम्पैथी के द्वारा और सहयोग के द्वारा क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सहकारी और सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, ऐसी अधिगम प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक विद्यार्थी समूह गतिविधियां यानी ग्रुप एक्टिविटीज के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान कौशल को साझा करते हैं। देखिए, जब बच्चे को आप पीयर ग्रुप में एक्टिविटी कराएंगे तो वह क्या करेंगे, ग्रुप में सभी लोगों से बात करेंगे, ग्रुप में विचारों का आदान प्रदान करेंगे और अपने अधिगम को बेहतर करेंगे और अधिगम सीखेंगे। देखिए, एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान कौशल को साझा करते हैं और एक दूसरे का आकलन करते हुए भी सीखते हैं, यानी कौन में कितना बेहतर नॉलेज है,
कौन क्या गलती कर रहा है और उस गलती को कैसे सुधारा जाएगा, यह पीयर ग्रुप में होता है। अब देखिए, शिक्षक यानी टीचर सहकारी और सहयोगी अधिगमकर्ता होता है। यानी क्या होता है, जो टीचर होता है बच्चों की गलतियों को बताता है और उनको बेहतर चीजें बताता है कि आप बेहतर तरीके से अधिगम कैसे करेंगे। यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को ठीक करेंगे। यानी शिक्षक ग्रुप का एक अन्य सदस्य होगा, साथी यानी फ्रेंड्स के रूप में रहेगा और सहकारी अधिगम के संपन्न कराएगा। ऐसे शिक्षक को वाइगोट्स्की ने नाम दिया है एमकेओ। एमकेओ का है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी वह क्या करेगा, बच्चों को अस्थायी रूप से क्या करेगा, मदद करेगा। देखिए, अधिक संज्ञान वाला साथी सहकारी अधिगम की समूह गतिविधियों में हर एक सदस्य की दो भूमिका होंगी। लीडिंग यानी नेतृत्व की भूमिका होगी, फॉलोइंग यानी अनुसरण करना, यानी ग्रुप का जो सदस्य जिस क्षेत्र में अधिक नॉलेज रखता है उस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों का वह नेतृत्व कर रहा होता है और बाकी सदस्य उसका अनुसरण कर रहे होते हैं। इसी नेतृत्वकर्ता को एमकेओ कहते हैं। देखिए, एमकेओ कौन होगा, मोर नॉलेजेबल अदर टीचर होगा और बच्चे क्या होते, अधिगम करता होंगे। यानी टीचर नेतृत्व करेगा और टीचर जो बताएगा बच्चे उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अतः जो टीचर होगा वह नेतृत्व करता होगा और एमकेओ होगा मोर नॉलेजेबल अदर होगा। और देखिए, वह व्यक्ति जो समूह में बालक से अधिक ज्ञान यानी नॉलेज, बोध यानी अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स यानी कौशल रखते हैं। जो टीचर होगा उसको नॉलेज ज्यादा होगा, वह अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रखेगा यानी समझ ज्यादा रखेगा और उसके अंदर स्किल्स भी ज्यादा होगी। और देखिए, सामान्यतः एमकेओ एक शिक्षक, कोच या वयस्क होता है। यानी आपका बड़ा भाई बड़ी बहन भी एमके हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। आपके यदि उम्र में 2-3 साल बड़े दोस्त हैं तो वह भी क्या हो सकते हैं, एमकेओ हो सकते हैं। लेकिन साथ ही उम्र से छोटे व्यक्ति, यहाँ तक कि किताबें और कंप्यूटर, रेडियो, टीवी आदि भी एमकेओ की भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, जो व्यक्ति आपको सिखा सकता है वह क्या होगा, एमकेओ होगा। अब देखिए, समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या कहलाता है, ये सभी चीजें इसमें आएंगी। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अधिगम का पूर्व स्तर यानी प्री लेवल ऑफ लर्निंग क्या होती है। देखिए, पहला पॉइंट है, हमें बच्चे के इस स्तर की पहचान होनी चाहिए क्योंकि बच्चे में जितनी भी लर्निंग होगी वह इसी स्तर से प्रारंभ होगी। यानी बच्चे जो पूर्व ज्ञान रखते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही वो क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे। यदि उनका पूर्व ज्ञान अधूरा होगा तो वह लर्निंग नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए, यह अधिगम का वह स्तर है जिस स्तर की गतिविधि या समस्या बालकों को देने पर वह आसानी से इसको हल कर लेते हैं बिना किसी की सहायता से। देखिए, यदि बच्चों का पूर्व ज्ञान ज्यादा बेहतर होगा तो वह क्या करेंगे, वह किसी भी समस्या को आसानी से हल कर लेंगे बिना किसी की सहायता के, उनको सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, बच्चा अधिगम के किस स्तर को प्राप्त कर चुका है, इसकी पहचान के लिए हमें स्थापना आकलन यानी प्लेसमेंट असेसमेंट करते हैं। देखिए, जब आप बच्चे का आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं यानी परीक्षा लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि बच्चे किस स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, उनका आईक्यू कितना ज्यादा और वह समस्या समाधान को कितना बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, अधिगम का उच्च स्तर पोस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, संभावित स्तर एक्सपेक्टेड लेवल। अधिगम का वह स्तर जिस स्तर पर हमें बालक को ले जाना है, यानी बच्चे को हमें और ऊपर ले जाना है। देखिए, बच्चा यदि निचले स्तर पर है तो बच्चे को हमें क्या करना है, ऊंचे स्तर पर ले जाना है, यह इस स्तर पर कहलाता है। देखिए, एमकेओ की सहायता से जेडपीडी में संपन्न हुई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद बालक जिस स्तर को प्राप्त करेगा वह अधिगम का उत्तर स्तर यानी पोस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होगा। एम के होगा, अस्थायी सहायता होती है, और जेडपीडी क्या होगी, जो आपने उसको सहायता दी और वह जिस स्तर पर पहुंच गया उसके अंतर को क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। और जेडपीडी की सहायता से वह उत्तर लेवल
यानी पोस्ट लेवल पर पहुंचेगा। अब देखिए पाठ्यक्रम में जेडपीडी का क्या उपयोग है। पूर्व अधिगम स्तर और उत्तर अधिगम स्तर के मध्य का अधिगम क्षेत्र जहां समूह गतिविधि के दौरान वास्तविक अधिगम संपन्न होता है उसे जेडपीडी कहते हैं। अब देखिए अधिगमकर्ता के लिए जेडपीडी क्या है। जेडपीडी अधिगम का वह क्षेत्र है जहां अधिगमकर्ता एमकेओ की सहायता से समूह क्रियाविधियों या प्रदत्त कार्य को करते हुए अधिगम को प्राप्त करता है। यानी जब आप एमकेओ कराते हैं तो उसे अधिगम प्राप्त होता है, यानी ज्ञान प्राप्त होता है। अब शिक्षक के संदर्भ में जेडपीडी क्या है। जेडपीडी अधिगम का वह क्षेत्र है जहां शिक्षक अधिगम प्रक्रियाओं के लिए योजना बनाता है, गतिविधियों को डिजाइन करता है, बालकों को सहायक संरचनाएं स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का नियोजन जेडपीडी पर निर्भर करता है। यानी जेडपीडी की मदद से आप बच्चों को उच्च स्तर पर ले जाते हैं। अब देखिए एक शिक्षक कक्षा में गया तो उसका सबसे पहला काम होगा अधिगम के पूर्व स्तर का पता लगाना, नहीं उसके पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाना कि उसे पूर्व का ज्ञान कितना है। स्थापना आकलन प्लेसमेंट असेसमेंट का प्रयोग करके वह पता लगाएगा, वह अधिगम के पूर्व स्तर का पता लगाएगा। फिर लर्निंग आउटकम्स और पाठ्यक्रम को देखकर अधिगम के उत्तर स्तर को चुनेगा जहां तक उसे बालक को ले जाना है। अधिगम के उत्तर स्तर को प्राप्त करने के लिए शिक्षक और छात्र जो कुछ भी करेंगे वह जेडपीडी का हिस्सा होंगे। यानी जब आप छात्र को कोई एक्टिविटी कराएंगे उसे उच्च लेवल तक ले जाने के लिए तो वह क्या कहेगा, जेडपीडी के अंतर्गत आएगा। अब देखिए जैसे शिक्षक योजना बनाना, गतिविधियों को डिजाइन करना, गतिविधियों को क्रियान्वित करवाना, सहायक संरचना यानी स्कैफोल्डिंग प्रदान करना, रूपात्मक आकलन करना यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट करना, यह सब चीजें क्या करेगा, बच्चे को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए वह करेगा, बच्चे के ज्ञान निर्माण के लिए मदद करेगा। अब देखिए विद्यार्थी गतिविधियों में भाग लेना, प्रश्न पूछना, उत्तर देना, साथियों की सहायता करना आदि इसमें शामिल है। अब देखिए सहायक संरचना पाण और ढांचा और मचान इसके फोल्डिंग क्या कहलाती है। दोस्तों यह सभी चीजें आप इंग्लिश में नाम याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश में नाम आपको आसानी से याद रहेंगे, हिंदी में इनके नाम बदलते रहते हैं। बालक के अधिगम को सहायता पहुंचाने के लिए वयस्क एमकेओ के द्वारा दिए जाने वाले टेम्परेरी सपोर्ट या गाइडेंस या हेल्पिंग स्ट्रक्चर यानी सहायक संरचनाओं को वाइगोट्स्की ने स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी जब आप बच्चों को अस्थायी सहायता देते हैं उसको आप क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। दी जाने वाली हेल्प स्कैफोल्डिंग कहलाती है और जो हेल्प देता है उसे एमकेओ कहते हैं। देखिए यदि आपका बड़ा भाई आपको क्या कर रहा है, अस्थायी सहायता कर रहा है तो वह स्कैफोल्डिंग कर रहा है और आप अपने बड़े भाई को क्या कहेंगे, एमकेओ कहेंगे। ठीक है। अब देखिए रेसिप्रोकेल टीचिंग यानी पारस्परिक शिक्षण व्युत्क्रमाणिक शिक्षण क्या कहलाता है। शिक्षण की यह विधि वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि का प्रयोग छात्रों को पाठबोध यानी रीडिंग कंप्रहेंसेशन को बेहतर यानी इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। यानी आप बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सके, बेहतर तरीके से समझा सकें, यह इसलिए प्रयोग किया जाता है। देखिए यह विधि छात्रों में पठन सामग्री यानी टेक्स्ट से अधिगम यानी मैक्सिमम लर्निंग प्राप्त करने की क्षमता विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस विधि में पठन सामग्री से अवबोधन प्राप्त करने के लिए यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षक और अधिगमकर्ता सहकार यानी जो शिक्षक होगा यानी कोलैबोरेटर करते हैं। ठीक है। यानी आप उनको क्या करते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं। ठीक है। और वह क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी विद्यार्थी और शिक्षक क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस विधि में 4 पठन रणनीतियां यानी 4 रीडिंग स्ट्रेटजीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे सार करना यानी समराइज करना, दूसरा प्रश्न पूछना यानी क्वेश्चनिंग करना, तीसरा स्पष्टीकरण यानी क्लियरिफाइंग करना, चौथा है पूर्वानुमान करना यानी
प्रिडिक्टिंग प्रिडिक्टिंग करना, ठीक है। चूंकि इंग्लिश में मुझसे बोलते हुए गलती हो रही है दोस्तों, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। देखिए, शिक्षक कुछ विद्यार्थियों का ग्रुप बनाता है जिसमें शिक्षक भी शामिल होगा। आदर्श समूह संख्या 3 से 6, 3 से कम में समूह नहीं बनेगा और 6 से ज्यादा भीड़ हो जाएगी। शिक्षक सभी छात्रों को टेक्स्ट देता है, सभी लोग ध्यान से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद सभी लोगों को बारी बारी से 4 तरीके से रोल निभाने हैं। समराइज करना है, क्वेश्चन पूछना है, स्पष्टीकरण करना है और प्रिडिक्टर करना है, यानी क्या करना है, उसका पूर्वानुमान लगाना है कि क्या हो सकता है। अब समराइज में क्या होगा, पढ़े हुए टेक्स्ट के सार को अपने शब्दों में सभी को बताएगा, जिससे मुख्य जानकारी को पहचानने और समझने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। यानी उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको वह अपने शब्दों में बताएगा और उसे पहचानेगा और उसे समझेगा। अब क्वेश्चनर क्या होगा, पढ़े हुए टेक्स्ट पर बहुत सारे प्रश्न बनाकर सभी लोगों से पूछेगा। प्रश्न स्पेसिफिक डिटेल्स या मेन आइडिया या निष्कर्ष से संबंधित हो सकते हैं। अब तीसरा क्या, क्लेरिफाई यानी स्पष्टीकरण। इससे सभी छात्र पाठ को उन हिस्सों के बारे में स्पष्टीकरण मांगते हैं जो उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। इसमें अस्पष्ट शब्दावली, वोकैबुलरी, अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट और बयानों यानी स्टेटमेंट पर सवाल उठाना शामिल हो सकता है। अब क्या है, पूर्वानुमान यानी प्रिडिक्टर। यह बताएगा कि आगे लेखक क्या कहना चाहता है। जैसे यदि टेक्स्ट एक कहानी है तो आगे क्या घटना घटित होने वाली है, आगे कहानी में क्या हो सकता है, उसे प्रिडिक्ट करेगा। देखिए, बारी बारी से ग्रुप के सदस्यों के रोल बदलते जाएंगे। पूरी प्रक्रिया के दौरान शिक्षक की भूमिका छात्रों के छोटे समूह के भीतर चारों रणनीतियों की सफलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता का मार्गदर्शन व पोषण करना है। जैसे जैसे छात्रों में कौशल विकसित होता है, शिक्षक की भूमिका कम होती जाती है। देखिए, जैसे जैसे बच्चे कौशल को प्राप्त करेंगे, अधिगम कौशल को बेहतर करेंगे, शिक्षक की भूमिका कम होती जाएगी। अब हम अगली बार हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम कहानी पढ़ेंगे सोनू और पतंग की, और उसके द्वारा बच्चों का विकास कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पढ़ाते समय हुई मैंने कुछ गलतियां कर दी हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप बताइए मैंने कैसा पढ़ाया है। मैंने अच्छा पढ़ाया है तो वो भी बताइए, और मैंने खराब पढ़ाया है तो वो भी बताइए, जिससे मैं अपने में सुधार कर सकूं। नमस्ते दोस्तों।